तो हम दिखा रहे हैं देश की बहस, ये कैसा हिंदुस्तान, मेवात पार्ट 2। और हमारी इस खबर पर किसी और ने नहीं, राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जी ने मोहर लगाई है। उनका कहना है कि ये इलाके ऐसे हैं जहां पर पुलिस को भी जाने से डर लगता है। खुद गृह मंत्री रह चुके हैं राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का बड़ा खुलासा है। उनका कहना है कि मुस्लिम समाज अब ऐसे लोगों को प्रश्रय देता है जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं। इसके चलते अब पुलिस भी मेवात जाने में, इलाके से मेवात और आसपास के इलाकों में, राजस्थान के मेवात में जाने से डरती है। हमने अपने एक दर्शक की सुझाव के बाद इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को किया है, क्योंकि हमने हरियाणा के मेवात के हालात बताए थे। हमारे दर्शक ने हमसे कहा था कि आप राजस्थान के मेवात के हालात भी बताएं। अब देखिए आगे वहां क्या हो रहा है। दो रिपोर्ट्स आपको दिखाता हूं, हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे। तबलीग के लोग अब राजस्थान के अलवर और भरतपुर इलाके में हिंदुओं की आस्था के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अब आपको भरतपुर के पहाड़ी तहसील से आई एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, जहां एक मंदिर की जमीन अब कूड़ा घर में तब्दील हो चुकी है। खस्ताहाल सड़क के किनारे इस गंदे से मैदान को देख रहे हैं ना आप। इसे कूड़ा घर बना दिया गया जहां सुअर आराम फरमाते हैं। मगर बताया जाता है कि कभी यहां घंटियां गूंजती थी, हवन पूजन होता था, भक्तों का रेला उमड़ता था और आर्य समाज मंदिर था, जिसे मेव मुसलमानों ने एक साजिश के तहत बियाबान में तब्दील कर दिया। देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई डंपिंग ग्राउंड हो, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ आर्य समाज मंदिर था, हवन कुंड था, यहाँ यज्ञ पूजा पाठ हुआ करते थे। लेकिन इस जगह पे दावा ये ठोका गया कि ये मंदिर है ही नहीं, यहाँ पे पहले कुछ था ही नहीं। और इस कदर झगड़ा हुआ और झगड़े की वजह से मामला कोर्ट कचहरी पहुँचा और ये वीरान हो गया और पूरे रणनीति के तहत इस जगह को उजाड़ दिया गया। जहां जमातियों का दबदबा ऐसा कि अब इस जमीन की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ये भरतपुर की पहाड़ी तहसील का कस्बा है। स्थानीय हिंदुओं के मुताबिक मंदिर की जमीन के ठीक बगल में मदरसा है। जमातियों ने मंदिर की जमीन को मदरसे में मिलाने के लिए चाल चली। मंदिर को तरह तरह से अपवित्र करते थे। हिंदुओं ने विरोध किया तो झगड़ा शुरू हो गया, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। बताया जाता है कि साल 1976 में यहाँ मेव मुसलमानों ने आर्य समाज मंदिर को ढहा दिया। पहले स्थिति ये थी कि हवन हुआ करता था और ये जगह अपने हिंदुओं की है और मंदिर था। इन्होंने मुझे कुछ झगड़ा किया और झगड़ा होने के बाद में इन्होंने हमको मतलब ये जाने नहीं दिया और जो सारी दीवारें इन्होंने नष्ट कर दी। अब हम बनाते हैं तो बनाने नहीं देते हैं, झगड़ा करते हैं। और प्रशासन बिल्कुल ही काम नहीं करता है, वो उनके दबाव में रहता है, इसलिए इस पर काम नहीं हो पाता है और लैट्रिन जाते हैं लोग। हिंदुओं की माने तो स्थानीय लोगों के पास जमीन के कागजात में मंदिर होने के सबूत हैं। इस इलाके में जमाती इतने पावरफुल हैं कि अगर कोई इस जमीन के करीब तक जाता है तो मुस्लिम पक्ष तुरंत इकट्ठा हो जाता है। ये स्थिति 1976 से चल रही है। इस पे 4 दीवार थे प्रतिदिन, इसमें उससे पहले यज्ञ होता था, हवन कुंड है, वेदी है, व्यायाम शाला थी। इसमें सारा काम बंद हो रहा। हमारे जो दैनिक दिनचर्या सारी हमारी बंद है। हवन कुंड कब उजाड़ा गया? ये कम से कम नहीं तो 80 के लगभग उजाड़ा है। यहाँ अब भी हिंदू पक्ष के कुछ लोग इस जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हिंदू पक्ष की माने तो यहाँ मेव मुसलमान इतने दबंग है कि उनकी जबरदस्ती को चुनौती देने वाला तक कोई नहीं है। भरतपुर के पहाड़ी कस्बे से न्यूज नेशन संवाददाता विकास चंद की रिपोर्ट। दरअसल इसका एक बड़ा आर्थिक पक्ष है। एक तो यह कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाए, मंजू को अंजुमन बना दिया जाए, यह भी एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष यह है कि यहां पर हिंदुओं की जो जमीन है या मंदिरों की जो जमीन है या सार्वजनिक स्थलों की जो जमीन है उस पर कब्जा हो जाए। ये इसका एक बड़ा आर्थिक पक्ष है, जिसके चलते मेवात के अंदर पिछले कई सालों से यह हो रहा है। न्यूज नेशन की पड़ताल में यह भी खुलासा हुआ है कि राजस्थान के मेवात में मेव मुसलमान धीरे धीरे साजिश करके हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने एक परिवार आया जिसने बताई जमाती मुसलमानों के अत्याचार की कहानी। हम आपको बता दें कि भरतपुर के जिस गांव में यह परिवार मौजूद है, अब यहां पर सिर्फ एक ही हिंदू परिवार बचा है और यह परिवार भी अब पलायन की बात कह रहा है। हमें डर रहता है कि हमें कब क्या कर दें। और किसी भी केस में हमें फंसाने की भी कहते हैं, धमकी देते हैं, हमें तुम्हें केसों में फंसा देंगे। इसलिए हम गांव छोड़ करके जाने की हम प्लान कर रहे हैं। खौफ, दहशत
और हर पल किसी अनहोनी की आशंका। भरतपुर के भोजपुर गांव में रहने वाले एकमात्र हिंदू परिवार की ये नियति बन चुकी है। यह है पूरे गांव में बचा वो हिंदू दलित परिवार जो अब गांव छोड़ने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इनकी जिंदगी यहाँ रहने वाले मेव मुसलमानों ने नरक से बदतर बना दी है। इस परिवार की जमीन पर कब्जा करने के लिए न सिर्फ इन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, बल्कि परिवार के लोगों से मारपीट भी की जाती है, फिर वे चाहे महिलाएं ही क्यों ना हो। काफ़ी दिनों से इन सब लोग हमारे साथ कब्जा कर रहे हैं। ये हमें जब से अलॉटमेंट रहा, जब से तो हम जोत रहे थे बोरे से खूब, उसके बाद जब हमने बोरिंग करा लिया, कनेक्शन ले लिया उसमें, उसके बाद इन्होंने फिर कब्जा करना शुरू कर दिया। लगभग 4 साल से ऐसे ही करते आ रहे हैं हमारे साथ। कभी डोल जोतते हैं, कभी भैंस बांध देते हैं, कभी कुछ करते हैं, हमें परेशान करते हैं, कभी मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, अब शब्द बोलते रहते हैं। हमें तो बहुत ही भय रहता है। एक दिन तो हमें बहुत ज़ोर से मारा, हमारी भाभी को भी मारा, मेरे को भी मारा, मेरी डंडे से उछल गई, पूरी बुरी तरह से मारा है और बहुत दुखी हैं हम तो, इसलिए हम यहाँ से पलायन करने की सोच रहे हैं। दरअसल भोजपुर गांव में इस दलित परिवार को सरकार की तरफ से कुछ बंजर जमीन दी गई थी, लेकिन जब परिवार ने जमीन पर ट्यूबवेल लगवाया तो इनकी मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो गया। गांव के सरपंच ईशा ने आधी जमीन पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, परिवार की माने तो कभी भी मेव मुसलमान आते हैं और उन्हें जमीन खाली करने की धमकी देकर मार पीट कर चले जाते हैं। हमने कर्जा लेकर के और अगला दूसरा बोरिंग कराया, जिसमें से पानी होने थोड़ा थोड़ा ला रहा है, और उसके चारों तरफ उन्होंने बोरिंग करवा दिए, जिससे कि पानी का स्तर ही खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, जिससे अपना आप ही भाग जाए यहाँ से, पूरी ज़मीन हमारी हो जाएगी। तो उन्होंने 3-4 बोर और करवा दिए, डीप बोर, जिस पाताल तोड़, तो उसमें से सारा पानी वो खींच लेते हैं, हमारे पास पानी नहीं बचता। कौन आदमी है जो इस तरीके से कर रहा है? ईसा सरपंच है सर। मुझे तो मारा, मुझे तो ये भी नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मैं तो बेहोशी हो गई। एक बार तो ऐसा लगा कि मुझे तो पता नहीं कहाँ मारा, कहाँ नहीं, बाल खींचे, हाथ खींचे, मुझे तो पता नहीं लगा। परिवार का आरोप है कि सरपंच ने उनकी 3 बीघा जमीन पर कब्जा भी कर लिया है और मेव मुसलमानों का मकसद सिर्फ एक ही है, किसी भी तरह उन्हें यहाँ से बेदखल करना, ताकि इस गांव में बचा हुआ एकमात्र हिंदू परिवार भी गांव छोड़कर चला जाए और उसकी जमीन और घर पर कब्जा जमाया जा सके। इस परिवार को यहाँ मेव मुसलमानों ने तरह तरह से परेशान करने की कोशिश की। इनके ट्यूबवेल में तोड़फोड़ की गई और कंकड़ पत्थर उसमें भर दिए गए, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि इस गांव को हिंदू विहीन कराया जा सके। भरतपुर के भोजपुर गांव से न्यूज नेशन संवाददाता विकास चंद्र की रिपोर्ट। तो देखिए, ये इसका एक आर्थिक पक्ष भी है। भगाया इसलिए जा रहा है ताकि संपत्तियों पर कब्जा किया जा सके, उनके घरों पर कब्जा किया जा सके, उनके सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा किया जा सके, उनके खेतों पर कब्जा किया जा सके, और साथ ही साथ एक तथाकथित मानसिकता को बढ़ाया जाए जो किसी धर्म विशेष का प्रचार करती है। मुझे इसको बोलने में कोई आपत्ति नहीं। और मैं फिर बता दूं, राजस्थान के मेवात की इन्वेस्टिगेशन हमने इसलिए की क्योंकि हमारे एक दर्शक ने हमसे कहा कि इसको करने की जरूरत है, यहां पर भी हालात इतने ही खराब हैं। मेरे साथ फिर एक बड़ा पैनल जुड़ गया है। डॉक्टर मनोज राजौरिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मेरे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर राजस्थान से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गीता भट्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट और आरएसएस की चिंतक, वो मेरे साथ है। साध्वी प्राची जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ डॉक्टर शोएब जमाई हैं। सबसे पहले विक्रम सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। सर, माना ये अपराधी हैं, माना हम इनका धर्म भूल जाते हैं, लेकिन चूंकि एक संगठित अपराध हो रहा है, आप खुद मानते हैं कि एक संगठित अपराध हो रहा है, क्यों ना इन तमाम मुद्दों को आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक ले जाएं और कहें कि इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। इसमें दिक्कत क्या है सर? चौरासे जी, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी अपराध के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करने में कोई हिचक और झिझक नहीं है। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि 2 एसपी अलवर में इसीलिए सृजित किए गए पद ताकि ऐसे अपराधों पे लगाम लगाई जा सके। सर, लेकिन होता जा रहा है ना, रुक नहीं रहे, इसलिए मुझे लगता है कि अब अत्यावश्यक कार्रवाई की जरूरत है। और मुझे पता है अशोक गहलोत जी एक बेहद संवेदनशील व्यक्ति है। आपके जो एंकर हैं, आपके जो संवाददाता हैं, उनकी भाषा क्या है? मुसलमान मेव मुसलमान, ये नहीं है तरीका। आप देखिए, व्यक्तिगत झगड़े भी हो सकते हैं, बहुत सारे झगड़े जमीनों के व्यक्तिगत ही होते हैं। और एक जो आपने मंदिर की जो घटना दिखाई, आप देखिए, कटारिया साहब अभी बैठे थे और उन्होंने बैठे बैठे देखा है पिछले 80 से लेके आज तक 2020 तक 40 साल के शासन में, 40 साल के पीरियड में आपने देखा होगा 4 भाजपा की सरकारें रही।
ये तो किसकी कमजोरी है? आप किस पे थोप रहे मैं हैं? सबकी आप कमजोरी क्या बोल रहा हूँ कर रहे थे सर, शासन में? मैं किसी आप एक क्या कर पार्टी रहे को थे? जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं समाज की कमजोरी को भी बता रहा हूँ। और विक्रम सिंह जी, मैं एक बात बता दूं, गुलाब चंद कटारिया ये भी कह के गए कि इन इलाकों में पुलिस जाने से डरती है। वो खुद गृह मंत्री थे, खुलासा करके गए। अब मैं क्या बोलूं? क्या मैं उनके इस स्वीकारोक्ति पर शर्म से आंखें झुका लूं? शाह जी, आप बताइए क्या शोभा देता है कि एक गृह मंत्री जैसा जिम्मेदार पद पे बैठा आदमी कमजोरी दिखाता है कि उन इलाकों में पुलिस नहीं जा सकती? आप क्या बात कर रहे हैं? सरकार की मंशा हो, किस जगह पुलिस नहीं गई, किस जगह सेना नहीं गई, कहां आरएसी नहीं गई, कहां मंशा? इतना कोई बहुत बड़ा गैंग और वहां कोई सेना नहीं खड़ी है। अपराधियों के खिलाफ मंशा हो कार्रवाई करने की तो किसी सरकार को गीता भट्ट जी, क्या ये मामला इतना सीधा है जितना विक्रम सिंह जी बता रहे हैं? कमजोरी बताई है, कमजोरी बता के आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि हमारी कमजोरी थी। ये कोई तरीका नहीं है। आपके पास पुलिस आ रही थी। अच्छा सर, उनकी कमजोरी थी, उन्होंने माना, आप ठीक कर दीजिए, दिक्कत क्या है? विक्रम सिंह जी, मेरा आपसे बहुत विनम्रता से रिक्वेस्ट है कि उन्होंने अपनी कमजोरी मानी। वो खुद होम मिनिस्टर थे, सत्य की बात को बता के गए, उस कमजोरी को आप दूर कर दीजिए। अब आप शासन में हैं। जो कांग्रेस के नेता हैं वो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है विक्रम सिंह जी। आपको ये लेकिन मैं इन्हें एक और जी, मैं विक्रम सिंह जी अब सच्चाई से अपनी आंखें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दुख की बात ये है। और दूसरी बात मैं इन्हें बताना चाहूंगी विक्रम सिंह जी को कि अगर इन्हें अभी 25 जून की ही ये बात है, 25 जून को रामगढ़ में रामगढ़ में अलवर के मानगढ़ एरिया में ऐसे ही एक नाबालिग लड़की के साथ कहने के लिए अल्पसंख्यक, लेकिन जो वहाँ के बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, उन्होंने उसके साथ अपराध किया और उसके बाद उसके पिता का पेड़ पे लटके हुए उसके पिताजी मिले। इसकी तहकीकात करना क्या इस समय राजस्थान सरकार की क्या ये जिम्मेदारी नहीं है? सबसे बड़ी दुख की बात ये है, सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि कानून व्यवस्था ने अपनी आंखें मोड़ ली है। कानून व्यवस्था की जो तटस्थता है, तटस्थता जो दिखाई है और कई बार दिखाई है, उसे बैठेगी और हमारी पार्टी की सरकार बिल्कुल नहीं बैठेगी। कम से कम गुलाब चंद जी कटारिया कह सकते थे कि पुलिस नहीं जा सकती, हमारी सरकार का कोई जिम्मेदार है। बिल्कुल दायित्व बनता है विक्रम सिंह जी। मैं रामगढ़ की घटना पे आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। गीता जी एक मिनट, आपने रामगढ़ की बात करी, गीता जी आपने रामगढ़ की बात करी, मैं विनम्रता से विक्रम सिंह जी को बताना चाहता हूं कि रामगढ़ की केस स्टडी हमने सोमवार को दिखाई थी, बहुत ही हृदय विदारक है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विक्रम जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप करवा दिए, अभी की घटना है। सीधे साध्वी प्राची जी के पास चलता हूँ, फिर मनोज राजौरिया जी के पास और फिर शोएब भाई के पास जाऊंगा। साध्वी प्राची जी, क्या ये मामला इतना सीधा है जितना विक्रम सिंह जी बता रहे हैं? ये तो अपराधी है, अपराधों पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, हम किसी भी अपराधी की जाति और सांप्रदायिकता देख के उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। अपराधी को अपराधी मान के कार्रवाई करती है हमारी सरकार। और दीपक जी, जो आदमी केवल ये कह करके पीछा छुड़ा रहा है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई संप्रदाय नहीं होता, वो क्या कार्रवाई खाक करेंगे? अरे मेवात को किसने खाली कराया? कौन से संप्रदाय के लोग हैं? मैं पूछ रही, बताओ, चैनल पे बैठ के बताओ। कैराना किसने खाली कराया? विक्रम जी चैनल पे बैठ के बताओ। अरे अभी ये क्या नाम है, भरतपुर को किसने खाली कराया? बताओ कौन से संप्रदाय के लोग हैं? कैसी बात करते हो? तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, मादा नहीं है, सच को सच नहीं कह सकते, इसीलिए तुम लोग केवल कुर्सी की मलाई चाटने के लिए बैठते हो। फिर कह रही हूँ, हम जिम्मेदारी से काम करना चाहते हैं, हमारी सरकार और जिम्मेदारी से कार्रवाई कर रही है। पूरे देश में अभी दिखा रहे चैनल पे खाली हो गया, आर्य समाज मंदिर में सुअर घर बनवा दिया आप जैसे लोगों ने। बनाइए, आप लोग जो भगवा पहनते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि अपने आप को संयत रखिए, दूसरे धर्मों के सम्मान। क्या बात है, चैनल पे बैठ के चिकनी चुपड़ी बात करके घर चले जाते हो कि कार्रवाई की है? कार्रवाई अभी बता रहे थे ना, पिछले सोमवार में दिखा, क्यों कार्रवाई नहीं की? दूसरे धर्म के धर्मगुरुओं से भी आप चर्चा करके ऐसी चीजों पे लगाम लगा सकते हैं। आप भड़काने के बजाय
जिम्मेदारी समझ के काम करिए। सर विक्रम दीपक जी, जी, वैसे मेरा ये मानना है कि आप भी भगवा ऐसे देश लोगों से करेंगे। आग्रह डॉक्टर करिए। मनोज राजौरिया, आप एक क्या ये जिम्मेदार मामला इतना सोएब सिंपल जैसे है और जितना हम विक्रांत जी बताने जैसे की लोग कोशिश कर रहे हैं? ना डॉक्टर मनोज राजौरिया, आप भी ऐसे लोगों से कुर्सी के भूखे होते ही है, सच को सच नहीं कह कि सकते। ऐसी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें, न कि उठाने की। दीपक जी, एक बार इनको मेरा आग्रह है कि मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि पिछले सीरीज में जो आपने बात रखी थी, मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि आपकी भावनाओं को मैं समझता हूं और जिस तरीके से देश में वास्तविक दिक्कत है वो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के सामने लाना चाहता हूं, इस जनता के सामने लाना चाहता हूं। और इसका निर्णय ये सरकारें जो आप बात कर रहे हैं, जो जिस तरीके से कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ये इनसे कभी समाधान नहीं हो सका। जिस तरीके से आप शोएब जमाई से बात कर रहे हैं कि हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ बोलेंगे, इनके दो रूप है। इसलिए मैं आपके सामने जनता से आपकी जो बात है ये रखना चाहता हूँ, तथ्य रखना चाहता हूँ। मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि मुझसे 5-7 मिनट मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद में क्या होना चाहिए वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। दीपक जी, संक्षेप में सर, टेलीविजन है जी। दीपक जी, राजस्थान में नहीं पूरे देश में अभी आपके साथ में सुशील पंडित जी जुड़े हुए थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कहकर भी चैनल से चले गए। इस देश में 500 ऐसी ब्लॉक्स बन चुके हैं जहां पर कहीं धीरे धीरे करके वहां के जो हिंदू लोग रहते उनको अपनी जमीन जायदाद बेचकर, अपनी इज्जत बचाकर, अपने घर बार को बेचकर या बिना बेचे उनको खाली कर जाना पड़ा। उन स्पोर्ट्स के बड़ी विचारणीय विषय है। दीपक जी, इस देश में लगभग 30 साल से 40 साल से एक ऐसी विचारधारा काम कर रही है जिसका आप तबलीगी जमात कह सकते हैं या उसके साथ जुड़ी हुई अन्य विचारधारा कह सकते हैं। ये विचारधारा इस देश में रहने वाले कमजोर और गरीब जो दलित भाई हैं हमारे, ठीक है, जो कहीं भोले वाले ठीक है हैं। मनोज जी, मैं स्थिति की गंभीरता को समझता हूं, लेकिन अफसोस टेलीविजन वक्त की सीमा को मैं आपको फिर लाऊंगा इस विषय पे। आरसी सिंह साहब के पास चलता हूं, सामाजिक कार्यकर्ता पटना से जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, क्या कहेंगे इन हालात पर? क्यों ऐसे ब्लॉक बनते जा रहे हैं जिसके बारे में सुशील पंडित ने बोला कि हाँ ऐसे ब्लॉक देश के अंदर बन चुके हैं कई जगहों पर? देखिए दीपक जी, सबसे पहले मैं आपको सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि कम से कम हिंदू का नाम लेकर के आपने इस प्रोग्राम को चलाया। और इस देश में यहाँ के राजनीतिक दल और इस देश में जैसे विक्रम जी जैसे लोग जो हिंदू होंगे तो इस देश में हिंदुओं का यही हाल होगा। आज हिंदुस्तान में हिंदुओं का खत्म करने का साजिश ये बरसों से चला आ रहा है। और एक में बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कई में बात है जहां मीडिया पहुंची नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि हिंदुओं का खत्म करने का बड़ा साजिश है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये कहना पड़ा कि हम हिंदुओं को कोई देखने वाला नहीं है। आज हिंदू अपने कर्म पर जी रहा है। और मैं इन जो राजनेताओं से कहना चाहता हूँ, खास करके जो वर्तमान हमारी सरकार है, उनको कम से कम सोचना चाहिए कि जिस भरोसे हिंदू आपके भरोसे जिसको आपको लाया, क्योंकि जो कांग्रेस हमें खत्म करना चाहती थी, जो वामपंथी हमें खत्म करना चाहती थी, हम लोगों ने आपको लाया। और आज मेवात में ये हालात है, ये बहुत ही दुखदायी है, बहुत ही कष्टदायी है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और हिंदू को जागना होगा। और हिंदू अगर नहीं जगेगा तो हिंदू उसी तरह समाप्त हो जाएगा। मैं ये क्लियर कर दूं कि ये सिंह साहब का खुद व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि ये पब्लिक का मंच है, ये न्यूज नेशन का विचार नहीं है। यहाँ पे कई सारी ऐसी राय रखी जाती हैं जो लोगों के व्यक्तिगत विचार होते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारे पास ये जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से एक छोटी सी नाबालिग बच्ची का बलात्कार किया गया ये भी आपको दिखाएं, किस तरह से जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है मेवात के अंदर ये भी आपको दिखाएं, और दूध का दूध पानी का पानी कर दें। अगर बीमारी को समझना है तो उसकी जड़ तक जाना होगा, और बीमारी की जड़ तक हम तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम दो टूक बात नहीं कर लें। इसीलिए कहा जाता है डॉक्टर और वकील से कुछ ना छुपाइए। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे दर्शकों से मैं लाग लपेट में बात करूं, इसीलिए कोरोना काल में भी ये बात कर रहा हूं, क्योंकि मेवात में ये इंसिडेंट कोरोना काल में बहुत बड़े हैं, चाहे वो हरियाणा का मेवात हो या राजस्थान का मेवात हो। आप चाहें तो हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके बता दी है। अब सरकार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे को और आगे ले जाएं, लेकिन हमारा यह प्रण है कि इसी तरह जो हकीकत होगी उससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। देश की बहस ये आपका मंच है, आपके लिए है, आपके द्वारा है। आप खुद विषय चुनते हैं, आप खुद मुद्दों को लेकर आते हैं, आप खुद सलाह देते हैं, जिस पर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसी का परिणाम था राजस्थान का मेवात पार्ट 2, ये कैसा है हिंदुस्तान।